चलो, गुड मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट? तो पहले सेशन में आज मैंने बोला था कि हमारा जो इशू ऑफ डिबेंचर्स का रिमेनिंग पार्ट है दैट वी विल कंप्लीट फर्स्ट एंड देन आफ्टर लंच विल स्टार्ट विद द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? फाइन। तो जस्ट अ सेकेंड। Have you completed the homework questions? Any problem in that? Any doubt? आंसर्स आपको आपके मॉड्यूल में मिले? चेक किया आपने? चलो फिर आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ जी, कौन से क्वेश्चन मैंने होमवर्क बोले थे? 14 डन, राइट? 15 डन, 16 डन एंड 17 वाज आल्सो योर होमवर्क। तो इन चारों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, इज इट राइट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट देखते हैं, राइट डाउन। लिख लो, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब हम लोग कोई एक फिक्स एसेट खरीदेंगे। मान लो फिक्स एसेट की कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन इसको कंसिडरेशन में हम लोग क्या देंगे? डिबेंचर्स इशू करेंगे हमारे कंपनी के। इज इट पॉसिबल? इफ द सप्लायर एंड द बायर एग्रीइंग टू इट, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें बस देखना क्या है यहाँ पे कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। इज इट राइट? तो दोस्तों, अगर मैंने फिक्स एसेट 1 लाख रुपए का खरीदा है, फिक्स एसेट अगर मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा है, तो किसी भी हालत में उस सप्लायर को कितने रुपए देने जरूरी है? 1 लाख रुपए देने जरूरी है। डू यू ऑल एग्री विद दिस पॉइंट? फाइन। तो सवाल यह है कि हम डिबेंचर्स कितने इशू करेंगे यहाँ पे। ओके, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इशू प्राइस। सपोज डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, बट सप्लायर और मेरे बीच में, मैं कौन हूं? बायर हूं, और सामने वाला सेलर है। सेलर और मेरे बीच में डिसाइड हुआ है कि मैं आपके पास से 1 लाख रुपए का ये मटेरियल या फिर एसेट खरीदूंगा और आपको बदले में मैं डिबेंचर्स दूंगा। बदले में मैं मेरे कंपनी के डिबेंचर्स दूंगा। डिबेंचर की फेस वैल्यू भले ही 100 रुपए है, लेकिन इसका इशू प्राइस मुझे लगता है कि 110 होना चाहिए, क्योंकि मेरे कंपनी के डिबेंचर्स को बहुत सारी डिमांड है। तो मैं मार्केट वैल्यू के अनुसार 110 रुपए में इशू करना चाहता हूं। तो निगोशिएशंस होंगे। मैंने पहले तो उसको 120 रुपए बताया था, इशू प्राइस कितना बताया था? 120 रुपए, लेकिन उसने निगोशिएट कर करके इशू प्राइस 110 पे लाया। तो फाइनल हो गया कि 100 रुपए का डिबेंचर हम इशू कितने में करेंगे?
110 में। तो दोस्तों देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इशू प्राइस। क्यों? हमारे एक डिबेंचर की वैल्यू हमने कितनी पकड़ी है? 110, और उसको कुल मिला के देने कितने हैं? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 110 में करता हूं, क्योंकि मेरे एक डिबेंचर की वैल्यू 110 है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 110, कितने डिबेंचर इसको इशू करने पड़ेंगे? 909 डिबेंचर्स। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो 909 डिबेंचर्स 110 रुपए के इशू करता हूं मैं उसको, तो उसको मिल जाएगा कितना? 1 लाख रुपए मिलने की तरह है। 10 रुपए का फर्क आता है, वो 10 रुपए मैं उसको कैश में दे सकता हूं। आर यू गेटिंग इट? तो हाउ मेनी डिबेंचर्स आर टू बी इशूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका आंसर डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इशू प्राइस के ऊपर। मान लो इशू प्राइस 100 रुपए ही डिसाइड होता है, वो दुकानदार बोलता है कि रहने दो सर, 100 रुपए में ही इशू प्राइस रख दो। ठीक है, हम दोनों में एग्री हुआ, तो इशू प्राइस 100 रुपए हुआ, तो कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? 10,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। एंड इशू प्राइस अगर मान लो कंपनी के डिबेंचर को कोई भी नहीं पूछता है, तो मैंने उसको 90 रुपीज पे डिबेंचर इशू करता हूं ऐसे बोल दिया, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या बोला कि अभी आप मेरे कंपनी के 90 रुपीज वाले डिबेंचर ले लो, रिडम्पशन डेट पे आपको वापस कितने मिलेंगे? 100 रुपए प्लस इंटरेस्ट हर साल का मिलता ही जाएगा। तो मान लो इशू प्राइस हमारे बीच में डिसाइड हुआ 90 रुपीज, तो डिबेंचर कितने इशू करेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 90। इज इट राइट और नॉट? तो दोस्तों बोलो कितने? 1111 डिबेंचर्स। यहाँ पे 1000 डिबेंचर इशू करने पड़ रहे थे। आर यू गेटिंग इट? यानी फेस वैल्यू कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकाउंटिंग के लिए वो यूजफुल है। इशू प्राइस इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट हाउ मेनी डिबेंचर्स आर टू बी इशूड। तो इशू प्राइस अगर 100 रुपए है तो 1000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। इशू प्राइस 90 रुपीज है तो 1111 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। एंड अगर वो 110 रखा जाए तो कितने डिबेंचर्स? 909 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग इट? एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको इनडायरेक्टली देना कितना है सप्लायर को? सप्लायर को किसी भी हालत में ज्यादा पैसे नहीं मिलने चाहिए। नहीं तो आप क्या करोगे? इशू प्राइस 110 है मान लो डिसाइडेड, और अगर आप 1000 डिबेंचर इशू करते हो फेस वैल्यू के मुताबिक, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए देने हैं ना, और डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए, तो उसके लॉजिक के हिसाब से जाता हूं तो 1000 डिबेंचर दूंगा मैं। लेकिन डिबेंचर की इशू प्राइस कितनी है? 110। मान लो मार्केट में डिबेंचर 110 में ट्रेड होता है, तो वो क्या करेगा? 1000 डिबेंचर आपसे लेगा और किसी दूसरे को कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। तो 110 के हिसाब से उसको कितने मिल जाएंगे? 1,10,000, वो फायदे में आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, एडजस्ट दिस फिगर इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो इन एनी फॉर्मूला आप कुछ भी करो, तीन सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन हो जाए, हाउ टू कैलकुलेट डिबेंचर्स टू बी इशूड? डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू total consideration payable to the supplier divided by number divided by issue price, divided by issue price. This is very very important my friends. तो लिखेंगे, आपने हेडिंग लिख दिया होगा राइट? तो अगले लाइन पे लिखना नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड in any case, ब्रैकेट में लिखना in any case is equal to total amount payable to vendor divided by issue price. Okay, never take face value for calculating number of debentures to be issued. For calculating number of debentures to be issued. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। आई थिंक अप टू क्वेश्चन नंबर 9 सारे क्वेश्चन खत्म हुए हैं क्या? नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटी का रह गया है ना? ठीक है,
अप टू 6 तो सारे खत्म हुए। हाँ, तो 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 भी आई थिंक खत्म हुआ। 7 मैंने होमवर्क दिया था, याद है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू कंप्लीटेड? X Limited issued 1,12% debentures of rupees 100 each at a discount of 10% payable in full on application on 31st May 2022. Applications were received for 1,20,000 debentures. Debentures were allotted on 9th June. Excess monies were refunded on the same date. I think ये मैंने पढ़ के होमवर्क दिया था, नहीं दिया था, तो आज ले लो। सेम है ना? अच्छा, तो होमवर्क करो बाद में, ठीक है? चलो, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एक कंसेप्ट पढ़ाना बाकी है आपको, ठीक है? और उसके दो एग्जांपल्स हम करेंगे। अब ये हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंट्रीज हम डायरेक्टली अभी क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। देखो, इन्होंने 3 फॉर्मूलाज दिए आपको नोट्स में। व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, मतलब इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस इज इक्वल टू पार वैल्यू ही है ना, बोलो ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स करो वहां पे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं? परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। लिखने के लिए पार वैल्यू लिख रहे हैं, बट ये है क्या? इशू प्राइस। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो इन्होंने क्या बोला कि पार वैल्यू प्लस प्रीमियम से डिवाइड करो, मतलब ये क्या है? इशू प्राइस। एंड अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो तो पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, बट ये है क्या? इशू प्राइस। तो तीनों केसेस में इशू प्राइस से ही डिवाइड करना है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। इज इट राइट? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाता है, सब लोग ध्यान देंगे। एक्स कंपनी लिमिटेड, अरे यार, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस कंसेप्ट, वेट। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने से पहले वो कंसेप्ट भी खत्म कर देते, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, ठीक है? लिखे कंसेप्ट का, अगले कंसेप्ट का नाम इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बहुत ही फालतू कंसेप्ट है, मोस्टली क्वेश्चन आता नहीं है, बट आया तो ऐसा मिक्स क्वेश्चन आएगा जो 10 नंबर का है ना, वैसा। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेसिकली कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? एडिशनल सिक्योरिटी गिवन फॉर लोन। Additional security given for loan in addition to primary security, in addition to प्राइमरी सिक्योरिटी। सिंपल भाषा में लिख के दे रहा हूं आपको। नो, व्हाट इज द कोलेटरल सिक्योरिटी, प्लीज पहले वो समझ लो, एंड हाउ डिबेंचर्स कैन बी गिवन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एंड व्हाई बैंक्स एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये तीनों कंसेप्ट यहाँ पे महत्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले कोलेटरल सिक्योरिटी समझ लो, पहले सबसे पहले सिक्योरिटी समझ लो। मैंने मान लो एसबीआई से, हमारी कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड, ओके? हमने एसबीआई से लोन लेना चाहते हैं हम लोग 10 करोड़ का, तो क्या एसबीआई हमें इमीडिएटली मांगने पे लोन देगी? नहीं ना। एसबीआई को इन रिटर्न हमें क्या देना पड़ेगा?
कुछ तो एसेट एज अ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, इज इट राइट? भले ही एसेट भले ही एसेट मेरे पास रहेगा, बट एज अ सिक्योरिटी उनको कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा, राइट? इतना बड़ा अमाउंट है, वो विदाउट सिक्योरिटी हमें एज अ लोन नहीं दे सकते, इज इट राइट और नॉट? फाइन। तो दोस्तों 10 करोड़ मेरे पास आएंगे, बराबर है, बट ऑन पेपर मेरे जो एसेट्स है वो एज अ सिक्योरिटी उनको दिए जाएंगे। एसेट का उपयोग कौन करेगा? हम ही करेंगे। हमारे पास जितने भी प्लांट एंड मशीनरीज है उसका उपयोग हम करेंगे, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे पहला हक किसका होगा? बैंक का। In the event if I don't pay the amount, bank can acquire those assets and they can recover their money. Is it right? Quite simple. These are the primary securities. These are the primary securities, यानी पूरा बैंक का पहला अधिकार होता है उनका। लेकिन कभी कभार अगर केस बहुत ही सेंसिटिव है, बैंक का कस्टमर अगर बैंक के व्यू पॉइंट से थोड़ा सा रिस्की लग रहा है बैंक को, तो बैंक अक्सर और एक सिक्योरिटी मांगती है, दैट इज कॉल्ड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी है, मतलब अगर पहले सिक्योरिटी से पैसा वसूल नहीं होता है तो ही ये दूसरी सिक्योरिटी यूज की जाती है। अब इसमें सर क्या कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे मांगते हैं? कोई भी एसेट बोल सकते कि आप 5 लाख का एफडी कर दो। अगर आपने मेन सिक्योरिटी से पैसे पे नहीं कर पाए तो फिर वो सिक्योरिटी का उपयोग करके हम पैसे वसूल करेंगे। ऐसे ही बैंक को कंपनी कैन गिव, अब एक्स लिमिटेड ने इनको मेन सिक्योरिटी तो दे दी है, अब सिक्योरिटी देने का कोई अकाउंटिंग नहीं करना है हमें, ये सिर्फ पेपर वर्क होगा कि हमारे प्रोजेक्टर पे किसका अधिकार है? बैंक का। तो बैंक और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि ईपीए के इतने इतने एसेट्स है और उन सभी एसेट्स को गिरवी रख के ईपीए को लोन दिया गया। तो इन द इवेंट अगर ईपीए ने बैंक का लोन रीपे नहीं किया तो उस पेपर के बेसिस पे बैंक इन एसेट्स को फ्रीज कर सकती है और ये एसेट्स बेच के बैंक पैसा वसूल कर सकती है। आर यू गेटिंग इट? बट बैंक को कभी कभार इतनी सिक्योरिटी इनफ नहीं लगती है, तो बैंक बोलती है और कुछ दो हमें सिक्योरिटी। तो ईपीए लिमिटेड ने क्या बोला? एक्स लिमिटेड के बदले में क्या कर देता हूं, हमारे क्लास का नाम लेता हूं, ईपीए लिमिटेड ने क्या बोला कि हम हमारे कंपनी के डिबेंचर्स आपको इशू करेंगे अगर लोन का रिपेमेंट नहीं होता है तो। अभी इशू नहीं करना है, बस एक पेपर पे एग्रीमेंट करना है कि इन केस अगर फ्यूचर में आपका 10 करोड़ का लोन रिपे नहीं कर पाए हम लोग, तो जितना लोन आउटस्टैंडिंग है उतना लोन का डिबेंचर हम इशू करेंगे आपको इस लोन के बदले। मतलब ये लोन बाद में डेबिट हो जाएगा और क्या क्रेडिट हो जाएगा? डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन कब? अगर आप ये 10 करोड़ पे नहीं करते हो तो बैंक को इसका क्या फायदा? बैंक एक सिक्योर्ड लोन से उठ के कहां पे बैठ के जाके बैठेगी? डिबेंचर होल्डर में जाके बैठेगी। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड्स, डिबेंचर होल्डर्स को बहुत सारे राइट्स है। सबसे पहले इनको पेमेंट किया जाता है, इनका इंटरेस्ट वगैरह पेंडिंग है तो बाकी के बहुत सारे कंपनीज एक्ट में सेक्शंस है जिसमें कंपनी को बाकी चीजों पे रोक लगाई गई है। मतलब इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है एज अ लोन होल्डर, इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है डिबेंचर होल्डर्स को बाय लॉ, बाय कंपनी लॉ। तो बैंक को यह अधिकार चाहिए कि अगर मेरा लोन 10 करोड़ का ये लोग पे नहीं करते हैं तो हम लोग क्या ले लेंगे इनके पास से? डिबेंचर्स ले लेंगे। अभी मैं कोई भी डिबेंचर इशू नहीं कर रहा हूं। राइट नाउ कंपनी ईपीए लिमिटेड इज नॉट इशूइंग एनी डिबेंचर्स। डिबेंचर्स विल बी इशूड व्हेन? at the time if you don't pay the loan amount, at that time debentures will be issued, but agreement is done right now. This is called as debentures issued as a collateral security. समझ में आ रहा है क्या? तो मैं एक बार पढ़ता हूं, ध्यान देना। collateral security means secondary or supporting security for a loan which can be realized by the lender in the event of original loan not being repaid on due date. पेमेंट नहीं हुआ तो ही वो सिक्योरिटी से पैसे रियलाइज किए जाते हैं। अंडर दिस अरेंजमेंट बोरो, मतलब दिस डिबेंचर वाली कोलेटरल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट में क्या होता है? अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर एग्रीज दैट अ पर्टिकुलर एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट will be realized
and the proceeds therefrom will be applied to repay the loan in the event that the amount due cannot be paid. अब यहां से आगे ध्यान दो, sometimes, यहां से आगे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, sometimes पहला तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग बताया इन्होंने, एडिशनल सिक्योरिटी, इन केस इफ यू डोंट पे मनी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम एडिशनल सिक्योरिटी, पहला पैराग्राफ का सारांश, बराबर है क्या? अब सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, ध्यान देना, समटाइम्स कंपनीज इशू देयर ओन डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन और फ्लक्चुएटिंग ओवरड्राफ्ट। लोन के अगेंस्ट हम हमारे कंपनी के शेयर्स इशू, शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स इशू करने का एग्रीमेंट करते हैं। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, ये थोड़ा गलत लिखा है, कंपनीज इशू देयर ओन डिबेंचर्स, मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि अभी मैंने डिबेंचर इशू करे, चलो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, डेबिट कौन सा अकाउंट करोगे? बैंक के आपको पैसे देगी डिबेंचर्स की, यानी आपको बैंक मतलब आपके डिबेंचर्स बैंक खरीद रही है, बैंक को ऐसा अधिकार नहीं होता है, आपने एज ए सिक्योरिटी डिबेंचर इशू करने का प्रॉमिस कर रखा है। राइट नाउ यू आर नॉट इशूइंग एनी डिबेंचर्स, बट अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो आपका लोन कन्वर्ट हो जाएगा डिबेंचर्स में, और इसका बैंक को फायदा होता है। तो ये और एक मतलब बैंक ने ऑलरेडी ये सारे एसेट्स एज ए सिक्योरिटी ले लिए हैं, एक एडिशन करके एक कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर इशू करोगे, ऐसा एग्रीमेंट करवाती है बैंक, ठीक है। व्हेन द लोन इज रिपेड ऑन द ड्यू डेट, these debentures are at once released with the main security, तो वो एग्रीमेंट खारिज हो जाता है अगर लोन आपका रिपे होता है। इन केस द कंपनी कैन नॉट पे इट्स लोन द इंटरेस्ट देयर ऑन द ड्यू डेट, हाँ, तो लोन या फिर उसका कोई इंटरेस्ट कंपनी अगर पे नहीं कर पा रही है, द लेंडर बिकम्स द डिबेंचर होल्डर हु कैन एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ ए डिबेंचर होल्डर, ठीक है। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन बट नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर। अरे मैंने डिबेंचर इशू ही नहीं किए तो मैं इंटरेस्ट क्यों दूं? मैंने बस एक एग्रीमेंट करके रखा है बैंक के साथ, क्या कि इन द इवेंट इफ आई डोंट पे द मेन लोन, योर लोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। आर यू गेटिंग इट? एंड डिबेंचर्स के जो सारे अधिकार होते हैं वो अपने आप बैंक को मिल जाते हैं, ये फायदा इस कोलेटरल सिक्योरिटी का, ठीक है। So what are the accounting entries to be passed in case of such agreements? There are two methods of showing these type of debentures in the accounts of the company. तो दो तरीके आपको अकाउंट्स करने के। पहला तरीका, अंडर दिस मेथड नो एंट्रीज मेड, वाह क्या तरीका है, कुछ भी एंट्री मत करो, क्योंकि मैंने कोई डिबेंचर वगैरह इशू किए ही नहीं है। मैंने बस उनको क्या बोला है कि अगर मैं पे नहीं करता हूं लोन तो मैं डिबेंचर्स में कन्वर्ट करके दूंगा, ऐसा एग्रीमेंट एंटर किया है। तो क्या एंट्री पास करेंगे? कुछ भी नहीं, बस नोट्स टू अकाउंट्स में आप लोग ये फैक्ट लिखोगे कि डिबेंचर्स हमने इशू करके रखे हैं, इशू भी नहीं हुए हैं, बस हमने इशू करने का कमिटमेंट करके रखा है, जो आपको एज ए लाइबिलिटी दिखाना है नोट्स टू अकाउंट्स में। यानी फ्यूचर में अगर हम लोन पे नहीं करते हैं तो ये लोन के बदले डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे, ऐसा एक नोट लिख के रखना है। पहला मेथड एकदम आसान है कि नहीं, मोस्टली यही मेथड फॉलो करता है, बट जिंदगी हमारी सीए करने वालों की कुछ सीधी सादी रखनी नहीं है, बराबर है ना, इसलिए और एक मेथड सजेस्ट किया जाता है। ये देखो पहले क्वेश्चन नंबर 8 पहले वाले मेथड से करते हैं। एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक एट ₹1 करोड़, तो लोन कितने का लिया? 1 करोड़ का, गिविंग एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ ₹1 करोड़ 50 लाख ऑफ 10 ईच 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। इसके ऊपर इंटरेस्ट कुछ नहीं देना है, इसको हमने इशू भी नहीं करना है, बस उनको एज अ सिक्योरिटी हमें एक सर्टिफिकेट देके रखना है कि 1 करोड़ 50 लाख का डिबेंचर आपको इशू किया गया है। ये एक्सरसाइज कब होगा? अगर मैं लोन पे नहीं करता हूं तो वो डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट इज जस्ट अ सिक्योरिटी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ, बैंक ने मुझे कोई 1.5 करोड़ वगैरह नहीं दिया है सो दैट मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट ऐसे एंट्री मारता रहूं। बैंक ने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है, मैंने बस बैंक को एक कमिटमेंट के तौर पे 1.5 करोड़ का डिबेंचर इशू करके रखा है ऑन पेपर, एंड उसमें लिखा भी है कि इफ आई डोंट पे दिस अमाउंट दिस डिबेंचर्स विल गेट एक्टिवेटेड। समझ में आ रहा है क्या? एंड वहां से डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिर मुझे वहां से आगे मुझे डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड बैंक लोन डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। क्लियर है क्या? मान लो मैं ये लोन पे नहीं करता हूं तो क्या एंट्री हो जाएगी? फिर बैंक लोन विल गेट डेबिटेड टू जितना लोन अमाउंट है उतना अमाउंट का डिबेंचर इशू हो जाए।
आर यू गेटिंग इट? मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक का हमने डिबेंचर उसको इशू करके रखा है। लोन की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मान लो 1 करोड़ 20 लाख हुआ, तो 1 करोड़ 20 लाख का ही डिबेंचर इशू हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ। तो ये जो मेथड है हमारी पहली वाली मेथड, उसमें हम बस एक नोट्स टू अकाउंट्स में क्या नोट लिख के रखेंगे? ये देखो, कुछ इस प्रकार से हमें प्रेजेंटेशन करना है। यू कैन राइट दिस प्रेजेंटेशन इन योर बुक, इलस्ट्रेशन 8 का आंसर। ठीक है। सो इन द नोट्स टू अकाउंट्स यू विल राइट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने के दिखेंगे? आईडीबीआई बैंक का लोन कितना? 1 करोड़। ये तो लिया है ना आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो ये लोन आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। और बराबर उस लोन के नीचे क्या लिखना है? कोलैटरल सिक्योरिटी बाय इश्यू ऑफ 1 करोड़ 50 लाख 14% मॉर्गेज डिबेंचर्स। प्लीज राइट डाउन दिस सॉल्यूशन। यहां तक लिखो। इलस्ट्रेशन कौन सा है हमारा? 8। इलस्ट्रेशन 8 का सॉल्यूशन। चलो हो गया। बस बाय वे ऑफ ए नोट यहाँ पे एक नोट लिखना है, दैट्स इट, नो अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। सभी बच्चों को समझाइए। हाँ, अब चलो हो गया ना? लिखो लिखो फास्ट। हो गया? चलो। हाँ जी। अब मेथड 2 में क्या करना है? हमें फालतू की अकाउंटिंग करनी है, फालतू की। सीरियसली आई एम कॉलिंग दिस एज अ फालतू की अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। चलो देखते हैं क्या अकाउंटिंग करनी है। हमें एक एंट्री मारनी है, कौन सी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्या एंट्री मारनी है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। द डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट will appear on the asset side of the balance sheet क्योंकि वो डेबिट हो रहा है। कैन यू सी इट इज गेटिंग डेबिटेड? बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये डेबिट बैलेंस आएगा इस अकाउंट को, इसलिए वो कहां पे दिखा दो? एसेट साइड में दिखा दो। कहां पे?
एसेट साइड में हेडिंग होता है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में अदर नॉन करंट एसेट करके। अभी पूरा बैलेंस शीट का एसेट साइड मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली इट इज नॉट आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी कहाँ पे है, सीए इंटरमीडिएट में है। तो आप लोग बस इतना समझ जाओ कि एसेट साइड में आपको डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखना है। कहाँ पे, यहाँ पे एसेट साइड में, सॉरी कौन सा अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। मान लो अभी कितने की सिक्योरिटी दी है, 1.5 करोड़ की ना, तो 1.50 CR ये एसेट में दिखेगा ऐसे। ओके, और दूसरा अकाउंट क्रेडिट कौन सा किया आपने, इसको क्या हुआ आज, इसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। हाँ, जस्ट अ सेकेंड माय फ्रेंड्स। चलो दूसरा अकाउंट कौन सा क्रेडिट करना है, तो मान लो 10% डिबेंचर्स है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू 10% डिबेंचर्स। क्लियर है क्या दोस्तों, तो टू 10% डिबेंचर्स, तो 10% डिबेंचर्स हमें यहाँ पे लाइबिलिटी में दिखाना है, सेम अमाउंट 1.50 CR। ओके, मतलब फुल टाइम पास है। आपको एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्होंने सजेस्ट किया है कि एक एसेट भी दिखाओ और एक लाइबिलिटी भी दिखाओ। हाँ, अब आगे की बात सुनो। व्हेन द लोन इज repaid the entry is reversed in order to cancel it। तो मान लो अपन अपने लोन पे नहीं किया, तो भी ये एंट्री कैंसिल करके नई एंट्री डालनी पड़ेगी। कौन सी, बैंक को लोन आपको डेबिट करना पड़ेगा एंड डिबेंचर्स क्रेडिट करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग इट, क्योंकि तब सच में डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे। बट अगर लोन आपने रिपे किया तो ये एंट्री रिवर्स करके कैंसिल कर दो। ठीक है, आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में ही लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में ही लिखा हुआ है कि मोस्टली कौन सी मेथड यूज करनी है, सेकेंड मेथड ही, सॉरी पहली मेथड ही यूज करनी है। कौन सी, नोट लिखने की। ठीक है, एक मिनट, कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, स्टूडेंट शुड नोट दैट द मेथड वन इज मच मोर लॉजिकल फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देयरफॉर इट इज एडवाइज टू फॉलो मेथड वन। और यहाँ से आगे जितने भी मैंने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन देखे, और अगर ऐसा क्वेश्चन कोलेटरल सिक्योरिटी का आया है तो बस नोट ही लिखना है, अकाउंटिंग कभी करना नहीं है। तो मैं इस मेथड को ज्यादा सीरियसली मत लो ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद बोलता है और बाकी के सजेस्टेड आंसर में भी उन्होंने पहला वाला मेथड ही यूज किया। तो बस एक नोट लिखना है कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हुआ तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन ऑफ द इलस्ट्रेशन 8 द एंट्री ऑन इशू विल बी, क्या एंट्री होगी बोलो, क्या एंट्री होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री होगी। और इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ध्यान से देखो दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट है। हमें लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आईडीबीआई बैंक का लोन दिखाना पड़ेगा 1 करोड़ का, ये तो ठीक है, बोलो ये 1 करोड़ का लोन तो दिखेगा ही दिखेगा। एंड 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स, जो अभी आपने एंट्री मारी ना, उसका क्रेडिट बैलेंस आया। और एसेट साइड में अदर नॉन करंट एसेट के सेक्शन में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट यहां पे दिखाना है कितने का, 1.5 करोड़ का। ये एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट पूरी नहीं है। ठीक है, सो आप लोग एक काम करिए, आपके क्वेश्चन बैंक में इलस्ट्रेशन 9 जो है, आप यहाँ पे लिख के रखिए रेफर आईसीएआई मॉड्यूल आंसर, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वहां से ही डायरेक्टली रेफर कर लो, रेफर आईसीएआई मॉड्यूल आंसर। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट एक्चुअली, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं एक्सप्लेन करने लायक। इज इट क्लियर, सब बच्चों को समझ में आया। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब एक्चुअल में डिबेंचर इशू नहीं करना है, इन द इवेंट अगर बैंक लोन पे नहीं होता है तो ही वो एक्टिवेट हो जाता है, तब अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो तब तक क्या करूं, मेथड 1 नोट लिखो जो अक्सर यूज करना है आपको, नहीं तो मेथड 2
आप एंट्री पास कर सकते हो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो एंड डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दो। लेटर ऑन लोन अगर ठीक से पे हुआ तो रिवर्स द एंट्री एंड कैंसिल द डिबेंचर, दैट्स इट। बट सेकेंड मेथड इट इज एडवाइज नॉट टू यूज बाय यूर आईसीए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आईसीए नहीं बोला कि वो यूज मत करो, तो दिया क्यों, रहने दो, उसमें नहीं जाना है। बट आप आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन देखोगे, उसमें अगर कोई, अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें भी मेथड 1 ही सिलेक्ट किया है। तो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 10। आप जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। एक मिनट में मशीन बस रिस्टार्ट करता हूँ एक बार। अब तो जरा ठीक लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, शैल वी स्टार्ट। अ कंपनी इशूड 10,000 14% डिबेंचर्स। सब लोग हो ना मेरे साथ? लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टॉपिक, ऑलमोस्ट टॉपिक विल गेट ओवर आफ्टर दिस, ओके। X Limited issued 10,000 14% debentures of the nominal value of rupees 50 lakhs. तो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना है? 14%. हाउ मेनी डिबेंचर्स वी आर इशूइंग? बोलो फटाफट। 10,000 एंड टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 50 लाख। तो एक की नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी? 50 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो 500 रुपीज नॉमिनल वैल्यू पर डिबेंचर। नॉमिनल वैल्यू पर डिबेंचर इज इक्वल टू हाउ मच? 500। द सन्ड्री पर्सन्स किसको इशू किए हैं? एज फॉलोज, टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश। तो डिबेंचर पर्सन्स को इशू किए हैं फॉर कैश at 90% of the nominal value of rupees 25 lakhs, यानी 25 लाख रुपयों के डिबेंचर्स, नॉमिनल वैल्यू है 25 लाख, 90% वैल्यू पे इशू किए, मतलब 10% का डिस्काउंट दिया है। तो 25 लाख पे 10% का डिस्काउंट मतलब कितना होता है जरा देखो? 22,50,000 आपको कैश में मिलेंगे। इज इट राइट? अरे बोलो ना। हाँ, बट आपको नॉमिनल वैल्यू ही क्रेडिट करना है डिबेंचर अकाउंट के लिए, तो बचा हुआ 2,50,000 का डिस्काउंट कहां पे डेबिट करोगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को। जर्नल एंट्रीज पास करने हैं, 3 अलग अलग सिचुएशन है। पहला सिचुएशन हमने जो आज तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके ऊपर है। चलो इसकी जर्नल एंट्री पास करें क्या? ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 5 मार्क के लिए या फिर 6 मार्क के लिए पूछता है, याद रखना। कंबाइन मिक्स क्वेश्चन से ही है, ठीक है।
तो लिखो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। चलो, शैल वी स्टार्ट। हाँ, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी डिबेंचर्स वी आर इशूइंग हियर? 25 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 500 रुपए का एक डिबेंचर है ना, तो 25 लाख डिवाइड बाय 500, 5000 डिबेंचर्स इशू करेंगे। इज इट राइट? बोलो ना। तो 5000 डिबेंचर्स इंटू रुपीज 500 का 90%, बोलो दोस्तों, 450 रुपए। तो 450 इंटू 5000, तो 22,50,000 आपको मिल जाएंगे, या फिर 25 लाख माइनस 10% कर दो, आई डोंट माइंड। ओके, मैं पूरे डिबेंचर्स का यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी भी लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने टोटल 10,000 डिबेंचर इशू किया है, उसमें से 5,000 इस पब्लिक को इशू किया है, बराबर है कि नहीं? डिस्काउंट दिया है ना, तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, हाउ मच? प्लीज शो द कैलकुलेशन ओवर हियर। 5,000 डिबेंचर्स इंटू 50 रुपए डिस्काउंट पर डिबेंचर, 500 का 10% ना, अरे बोलो ना नालायक को, कितना? 2,50,000। टू कितने परसेंट के डिबेंचर्स है? 14% डिबेंचर्स। एक्चुअल में आपको पैसे मिले और आपने डिबेंचर इशू कर दिए, कितने रुपए के? 25 लाख रुपए के। ऑलवेज एट फेस वैल्यू, इजंट इट? चलो, तो फेस वैल्यू पे हमने डिबेंचर्स रिकॉर्ड कर दिए। आगे बढ़ू क्या? अरे बच्चों बोलो। सेकेंड केस, टू अ वेंडर फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट वर्थ ₹10 लाख। तो एसेट कितने की है दोस्तों? 10 लाख की। तो एसेट खरीदने की एंट्री करें हम लोग पहले, क्या एंट्री होगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 10 लाख रुपए का एसेट है, करेक्ट है क्या दोस्तों? टू, ये पैसे किसको देने हैं? वेंडर को। टू वेंडर, हाउ मच? 10 लाख, बीइंग एसेट परचेस्ड, बीइंग एसेट परचेस्ड। सॉरी, बी में नंबर 1 एंट्री कर दी। अब दूसरी एंट्री, इस वेंडर को सेटल करना है। कैसे सेटल करेंगे? बाय गिविंग हिम डिबेंचर्स ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ 12,50,000। तो दोस्तों आप ही बता दो, अगर मैं 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स इसको दे रहा हूं, मतलब जब डिबेंचर का रिडम्पशन डेट आएगा तब कंपनी को इस वेंडर को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 12,50,000। आर यू ऑल गेटिंग दिस? मैंने उसको 12,50 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स दे दिए, इसका मतलब कंपनी बुक्स में 12,50 की लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, यानी इन द इवेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमें 12,50 उसको देने पड़ेंगे। तो 10 लाख के एसेट के बदले में उसको 12,50 दे रहा हूं, मतलब डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए या प्रीमियम पे? यानी आपको मिला 10 लाख और आपने उसको देना है 12,50, तो डिस्काउंट पे इशू किया ना नलायक को, प्रीमियम पे कैसे? प्रीमियम हमें मिलता है, हमने उसको प्रीमियम दिया है, मतलब हमने उसको एक प्रकार से डिस्काउंट दिया है। कितने रुपयों का? 2,50,000 का, और बदले में हमने 10 लाख का एसेट लिया। अब कैश के बदले सिर्फ आपको एसेट्स के 10 लाख रुपए आ रहे हैं,
लेकिन आपने डिबेंचर की लाइबिलिटी कितनी दिखानी है, 12,50,000 की। तो एंट्री कैसे होगी देखो, वेंडर अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 10 lakhs। वेंडर तो 10 लाख से ही डेबिट होगा क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस 10 लाख का ही था। एक लाइन ब्लैंक छोड़ के लिख लेते हैं, टू 14% डिबेंचर्स, 12,50,000। जरा दोस्तों यहाँ पे 12,50,000 की क्वांटिटी भी निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 500, 2,500 डिबेंचर है ये, 2,500 डिबेंचर इंटू 500 रुपए फेस वैल्यू के। तो ये कुछ एंट्री ठीक नहीं लग रही है, कहाँ पे फर्क आएगा, 2,50,000 का यहाँ पे फर्क आएगा, जिसको कौन से अकाउंट को डाल देंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डेबिट 2,50,000 चाहिए तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा सकते हो, 2,500 इंटू 50 या 100 रुपए का डिस्काउंट दिया देखो पर डिबेंचर। ठीक है दोस्तों, क्या ये एंट्री समझ में आई आपको। वही अगर मान लो 9 लाख के डिबेंचर इशू किए होते तो प्रीमियम पे किए, क्योंकि 9 लाख का डिबेंचर उसको पे करना है, बट बदले में मेरे को एसेट मिला 10 लाख का, तो 1 लाख का जो फायदा हुआ दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। इज इट क्लियर टू यू ऑल। एंड लास्ट वाला एडजस्टमेंट टू द बैंकर, बचे हुए डिबेंचर्स हमने किसको दे दिए, देखो 7,500 का हिसाब लग गया है, इसको 5,000 दिए, इसको 2,500 दिए, 7,500 का हिसाब लग गया। अब बचे हुए कितने, 2,500 डिबेंचर्स 500 रुपए वाले, 2,500 इंटू 500, 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स, बराबर है क्या। तो 12,50,000 के नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स हमने एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया है फॉर अ लोन ऑफ ₹10 लाख। तो इसका क्या एंट्री करेंगे, नो एंट्री विल बी पास, ओनली अ नोट इज टू बी रिटर्न। ओके, तो पॉइंट नंबर सी यहां पे आएंगे, लिखेंगे पॉइंट नंबर सी। पहले लोन लेने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का लोन लिया हमने, 10 लाख का, टू बैंक लोन अकाउंट, 10 लाख बीइंग लोन टेकन। ठीक है, एंड नंबर 2 यहां पे ही नोट लिखना, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स, no entry is made in the books at the time of issuing debentures as collateral security। Only the fact should be disclosed in the balance sheet, in notes to accounts. Only the fact should be disclosed in notes to accounts। ठीक है, चलो अब टू क्वेश्चन नंबर 10 सारे क्वेश्चन खत्म, बोलो फटाफट। 11 खत्म है ना, 12 भी खत्म, 13 14 15 16 17 ओवर, 18 अभी अभी सॉल्व किया देखो एक क्वेश्चन हमने, वैसा ही सिमिलर है, इज इट राइट। चलो प्लीज सॉल्व दिस।
सॉल्व दिस, इसका आंसर चेक करते हैं हम यहाँ पे। ये पहले दो केस में एंट्री हो गया, तीसरे केस में नोट एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, करो।
चलो हो गया। Ria Limited issued 20,000 14% debentures of a nominal value of rupees 1 crore to sundry persons at 90% nominal value. तो 50 लाख का 90%, तो बैंक अकाउंट डेबिट 45 lakhs बराबर है। मैं आंसर डिक्टेट कर रहा हूँ, प्लीज चेक करिए। बैंक अकाउंट डेबिट 45 lakhs, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 lakhs टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट 50 lakhs। इज इट राइट? टू अ वेंडर, पहली एंट्री फिक्स एसेट टू वेंडर 20 लाख रुपए की, और यहाँ पे भी डिस्काउंट ही दिया है आपने। इज इट राइट? तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट 20 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5 लाख टू 14% डिबेंचर्स 25 लाख। इज इट क्लियर? एंड इसका नोट ही लिखना है, वो नोट सेम टू सेम कॉपी करो। इज इट राइट? इज इट राइट? आज भूख लगी है क्या आपको? सर भूख तो रोज ही लगती है, हम ऐसे ही होते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचे कौन से बोलो? 20, 21, 22। 22 तो सिमिलर है, तो होमवर्क, एंड 2021 इज ऑल्सो योर होमवर्क। डिस्काउंट राइट ऑफ करने का क्वेश्चन है, ठीक है, एंड ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन है 21 एंड 22। ठीक है, तो लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर लंच ब्रेक लेते हैं, और लंच ब्रेक के बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कंटिन्यू करेंगे। कल एक लेक्चर हुआ है हमारा, ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू विथ इट। देखते हैं, चलो शैल वी स्टार्ट। सुविधा लिमिटेड purchased machinery worth rupees 1,98,000 from Hemant Limited. The payment was made by issue of 12% debentures of rupees 100 each. Pass the necessary journal entries for the purchase of machine and issue of debentures when the debentures are issued at par. दोस्तों डिबेंचर अगर पार वैल्यू पे इशू हुए तो देने हैं हमें 1,98,000, और डिबेंचर का एक का इशू प्राइस कितना पकड़ना है? 100 रुपए। तो हम कितने डिबेंचर इशू कर देंगे? 19,800। ना ही मुझे फायदा होगा ना ही मुझे नुकसान होगा। इज इट राइट? बोलो ना बच्चों। चलो एंट्रीज लिखे हम लोग, तो राइट डाउन सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, सीरियल नंबर, नहीं तो एक काम करो, रहने दो, लिखो ऑन परचेस ऑफ मशीन क्या एंट्री होगी दोस्तों? मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 1,98,000 to vendor account. Is it right? 1,98,000। ये तो पहली एंट्री होगी। अब वेंडर को पेमेंट करना है बाय इशूइंग हिम डिबेंचर्स। इज इट राइट? तो पहला सिचुएशन है डिबेंचर्स इशूड एट पार, तो राइट डाउन सिचुएशन 1। डिबेंचर्स इशूड एट पार। ठीक है, अगर डिबेंचर्स इशूड एट पार है तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू कंसिडरेशन पेएबल बराबर है डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इज इट राइट? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू कंसिडरेशन पेएबल कितना है? 1,98,000 एंड दिस टाइम इशू प्राइस इज एट पार, मतलब 100 रुपए।
तो मैं कितने डिबेंचर इशू करूं? 1980, इज इट राइट? तो 1980 डिबेंचर्स हमें इशू करने हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री बोलिए। वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू कितने परसेंट के डिबेंचर्स हैं हमारे? 12% डिबेंचर अकाउंट। हाउ मेनी डिबेंचर्स आई एम इशूइंग? 1980 एंड फेस वैल्यू इज ₹100। तो यहाँ पे ना ही प्रीमियम आएगा ना ही डिस्काउंट आएगा, क्योंकि डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। जितने वर्थ के एसेट खरीदी उतने ही वर्थ के डिबेंचर्स दे दिए। इज इट राइट? अब लिखते हैं सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 मैं इसमें ही चेंज करता हूं, चलेगा? आप लिखिए पूरा। डिबेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट। डिबेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट। सब लोग हो मेरे साथ? हाँ। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड is equal to same formula, consideration payable divided by issue price। ICAN ने इसको प्रेजेंट कैसे किया है? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, बट आई कॉल इट एज इशू प्राइस बिकॉज इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर ना। इशू प्राइस से डिवाइड करो हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकाल, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए। तो इशू प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों? 90 रुपीज। अगर आप 90 रुपीज वैल्यू पकड़ते हो हमारे डिबेंचर्स की, तो ज्यादा डिबेंचर इशू हो जाएंगे दोस्तों। तो डिबेंचर इशू हो जाएंगे 2200। ठीक है? एंड इस केस में एंट्री बहुत ही केयरफुली हमें पास करनी है। हमेशा याद रखना वेंडर डेबिट कितने से होगा? 198, बिकॉज व्हेन आई मेक अ पेमेंट वेंडर का बैलेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वेंडर डेबिट 198 होने ही वाला है। बट हम डिबेंचर कितने इशू करने वाले हैं दोस्तों? डिबेंचर हम 2200 इशू करने वाले हैं। डिबेंचर की लाइबिलिटी तो हमें कंपलसरी 100 रुपए से दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब हम डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कितना करेंगे? 2,20,000। तो जाहिर सी बात है देयर विल बी सम डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? 22,000 is the discount on issue of debenture. Discount on issue of debenture. Discount on issue of debentures. Is it right? How much? 2,200 debenture into 10 rupees, 22,000। करेक्ट है क्या दोस्तों? अरे बोलो। फाइन। अब तीसरा सिचुएशन ऐसे ही करोगे। तीसरा सिचुएशन क्या है? 10% प्रीमियम पे इशू करना है। तो प्लीज पास द एंट्री ऑल्सो।
हो गया? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इन दिस केस विल बी, कम होंगे ना, 1,98,000 डिवाइडेड बाई 110, 1800 डिबेंचर हमें इशू करने हैं, कम इशू करेंगे क्योंकि हमारे डिबेंचर की वर्थ ज़्यादा है, इज इट राइट? तो हम 1800 डिबेंचर ही इशू करेंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू डिबेंचर्स 1800 into always at face value 100 rupees, 1,80,000 and बचा हुआ टू securities premium, is it right? How much? 18,000. is it simple? थोड़ी सी वैरायटी ज्यादा है इस चैप्टर में, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बराबर है क्या? क्योंकि एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, 6 प्रकार के सिचुएशंस देखे हमने, और हर एक पे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आएगा तो इसी में से एक क्वेश्चन आए, ठीक है? तो आपको बस इतना करना है, 5 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस भी है, और कुछ नहीं, बहुत कम समय दिया हमने आई थिंक इस चैप्टर को, घर में बैठ के करोगे तो आराम से। और ये जो होमवर्क क्वेश्चन दिए है सारे रिपीटेटिव नेचर के हैं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी नया है उसमें, ठीक है? तो दिस चैप्टर इज ओवर, ठीक है? अब बचा हमारा 3 यूनिट, जिसमें से 1 यूनिट ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं कल के लेक्चर में, कल वो बाकी बच्चों को बोर ना हो इसलिए मैंने सोचा कि आज के 1 घंटे में कर दूं, ठीक है? चलो, तो अभी हम लंच ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक के बाद 1:30 बजे शुरू करेंगे कौन सा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज आपको कल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा समझ में आए, ठीक है? चलो।